टॉपिक कवर करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, जिसमें हम उसके शुरुआती कंसेप्ट्स, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर और इनकैप्सुलेशन पढ़ेंगे। इनकैप्सुलेशन का आज आपको ओवरव्यू मिलेगा, इसका डिटेल्ड वर्जन आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, इसलिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसको पढ़ाने में थोड़ा समय लगेगा मुझे, है ना। लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि असल में क्या करते हैं। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं स्कैनर से। जो सुजीत सर ने कहा कि उनको समझ में नहीं आया, तो देखिए सबसे पहले वो आपको इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि अभी आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, अभी तक आपने ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ा। स्कैनर एस राइट। सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इस मेथड के अंदर हमने पास किया सिस्टम डॉट इन, ठीक है। इसके बाद आया है, अभी एक एरर देगा, क्यों देगा? क्योंकि इसको इंपोर्ट चाहिए पड़ेगा जावा डॉट यूटिल, ये यहाँ पे इसके अंदर स्कैनर करती है, ठीक है। अब इसके बाद हमको लेना है, हमको इंटीजर चाहिए, इंटीजर हमने ए लिया इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इन, ठीक है। और फिर सिस आउट और ए को हमने प्रिंट करा है। अब देखिए मैं आपको बारी बारी से बता देता हूँ क्या किया है हमने यहाँ पे। हमने यहाँ पे क्या किया है, वी हैव क्रिएटेड न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास एंड असाइंड टू अ न्यू मेमोरी ब्लॉक। अब मैंने ये तो लिख दिया, लेकिन आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया हुआ है। देखिए ये जो स्कैनर है, इसको मैं से होवर करूंगा अगर, तो देखिए क्या, ये देखिए आप पहले, a सिंपल टेक्स्ट simple स्कैनर text स्कैन। it can pass primitive types and string user regular expressions. A scanner breaks its input into tokens using a delimiter pattern which default matches white space the real thing token। इसके बाद आप इसके नीचे आएंगे तो ये देखिए इसका इसने वो दिया हुआ है, इस पे ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। मतलब जो हमारी रैम है उसमें एक छोटा सा मेमोरी ब्लॉक असाइन करते हैं, जिसमें किसको स्टोर किया हुआ होगा, स्टोर किया है। अभी ऐसी पूर्ण रूप से खाली है, तो कुछ नहीं मालूम कि क्या है, बस मेरे को सेव कर दिया गया है एक एक ब्लॉक में, जहाँ पे मैं पड़ा हुआ हूँ। जैसे ये, अभी मैं कैसे समझाता हूँ कि जैसे ये हमारी रैम है ना। इस रैम में यहाँ पे छोटा सा एक ब्लॉक असाइन कर दिया है, जिसमें एस सी पड़ा हुआ है, ओके, ठीक है। ये यहाँ पे हम्म, समझ गया। समझ गया ना, ये जैसे अपन हम्म। करें तो ये एक ब्लॉक में यहाँ पे एस सी को असाइन कर दिया है, ठीक है। अब इस एस सी के पास कोई वैल्यू नहीं है फिलहाल, जिसके पास तब तक वैल्यू नहीं होगी जब तक मैं इस प्रोग्राम को रन नहीं करूँगा।
ठीक है। अब जैसे इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा, है ना, इस प्रोग्राम को मैंने रन किया, कौन सा प्रोग्राम रन कर लिया, जावा एप्लीकेशन क्यों नहीं आ रही है? कहाँ गलती हो रही है इससे, हटाओ इसको। तो कुछ परेशान करे ना तो हटा देना चाहिए। अरे हाँ, ये वजह से नहीं आ रही। हाँ, अपन ने लिया स्कैनर, एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, है ना, सिस्टम डॉट इन, है ना, ब्रैकेट क्लोज किया, स्टेटमेंट क्लोज किया, इंटीजर ए बराबर एस सी डॉट नेक्स्ट इंट लिया मैंने, है ना, और फिर मैंने सिस आउट करा दिया इसको, सिस्टम आउट प्रिंटलन करा दिया ए। अब जैसे ही मैंने इसको रन किया, तो ये यहाँ पे मांगेगा सबसे पहले कौन सा इनपुट चाहिए मुझे। मैंने इनपुट लिया 67, प्रिंट कर देगा वो 67। तो उसने क्या किया, यहाँ पे एक स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एस सी, और उसको एक नए मेमोरी ब्लॉक में असाइन किया, और उसने उसको अंदर बोला कि भैया मुझे इनपुट चाहिए, ठीक है। और इनपुट के बाद उसने क्या किया, एक ईयर असाइन किया, उसने एससी को पास किया, और उसने एक मेथड कॉल करी नेक्स्ट इंट के नाम से, क्योंकि उसने यहाँ पे इंटीजर का डिक्लेरेशन दिया था। अगर ये यहाँ पे स्ट्रिंग डिक्लेयर होती, जैसे स्ट्रिंग ए लिख देता मैं, तो ये नेक्स्ट इंट की जगह सिर्फ, मैंने को पहले ही बताया था, नेक्स्ट मेथड आती है। जैसे मैं इसको रन करूंगा, तो जैसे मैं यहाँ लिखूंगा सुजीत, तो वही का वही प्रिंट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अभी कोई डाउट है? स्कैनर क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट है एससी, और जैसे आपने आप न्यू इसको एससी करा है वैसे ही। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अपन फिर बस एक जैसे न्यू स्कैनर करा तो उसने हाँ एक मेमोरी एलोकेट कर दी, मेमोरी के अंदर हाँ स्पेस एलोकेट कर हाँ दी। हाँ, और की सिस्टम डॉट इन जो है वो ये बोल रहा है कि अब मुझे कीबोर्ड से लेने के लिए मैं इनपुट करने के लिए तैयार हूँ। ओके, स्कैनर सिस्टम डॉट इनपुट ले इन। रहा है, स्कैनर इनपुट लेता है, लेकिन उसको मालूम भी तो हो कि कहाँ से लेना है। अगर मैं वो तो वो 40 लिख दूँ खाली से, सिस्टम डॉट इन की जगह से 40 लिख दूँ तो? नहीं, यहाँ से नहीं लेगा वो। ये देखिए मैं बताता हूँ, ये स्कैनर है जो, अब देखिए जो इसका ये आर्ग्यूमेंट दिख रहा है आपको, ये सारे आर्ग्यूमेंट हाँ दिख रहे हैं, हाँ हाँ। ये क्या लेता है देखिए, रीडेबल चैनल पाथ ले रहा है, स्ट्रिंग ले रहा है, इनपुट स्ट्रीम ले रहा है, फाइल ले रहा है, स्ट्रिंग ले रहा है, लेकिन इंटीजर नहीं ले रहा। अच्छा, ठीक है ना, ओके। ये इसलिए। प्री डिफाइंड है कि ये यही वाला हाँ लेगा। हाँ हाँ हाँ, ये सब प्री डिफाइंड मेथड है, इसमें आपको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये जावा के प्री डिफाइंड मेथड। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, फिर एक स्ट्रिंग है, एक वेरिएबल बनाया अपन अब ने। मैंने अब मैंने ले तो लिया, यहाँ बोल तो दिया उसको कि मैं हाँ। कीबोर्ड से लूंगा, लेकिन मुझे क्या लेना है, क्या इनपुट लेना, तो मुझे एक स्ट्रिंग लेनी है। बस स्ट्रिंग को मैं स्कैनर को पॉइंट कर दूंगा। और ये एस सी डॉट नेक्स्ट क्या है? ऐसे ये ऑब्जेक्ट अपने डॉट। ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बनाया था ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाँ। और डॉट नेक्स्ट मेथड प्री डिफाइंड मेथड है स्कैनर के अंदर। ओके। ठीक है, अपन इस पर होवर करेंगे तो देखिए, स्ट्रिंग जावा यूटिल स्कैनर नेक्स्ट, ठीक है, जावा यूटिल स्कैनर में नेक्स्ट। ठीक है, तो इसका ये काम है, ये चेक करना कि जो इनपुट दे रहा हूँ उसको बार बार चेक करना है कि क्या आ रहा है। अगर मैं इंटीजर दे दूंगा तो वो फट जाएगा। देखिए ये आपने दिया, मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ, ये 1 प्रिंट हो गया, लेकिन ऐसा स्ट्रिंग ले लिया उसने, 1 को नंबर नहीं लिया है। समझ रहे हैं आप? उसने ओके। कैसा लिया स्ट्रिंग को, इस फॉर्मेट में लिया है, स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू ऐसे 1 लिया है उसने। ठीक है, अपन हाँ। इंटीजर ए इक्वल टू 1 लिखते हैं, ऐसा नहीं लिया है। ओके, ठीक हाँ है, ठीक है, समझ। समझ में ये बात?
अब ये मत सोचिए कि उसने 1 ले लिया तो वो इंटीजर हो गया है, हाँ नहीं हुआ, ठीक है। ठीक है। ये समझ में आई, अभी समझ में आया हाँ सब, अभी कोई दिक्कत है? हाँ मतलब नेक्स्ट क्या करेगा, जो भी कीवर्ड्स हमने इनपुट दिया है वो उसको लेकर हम्म सिस्टम प्रिंट डॉट कर इन में प्रिंट। सब ठीक है। प्रिंट कर देगा, बराबर बराबर, ठीक है। ओके। अभी समझ में आया? हाँ ठीक है, चलिए अब मैं आगे बताऊं, है ना। अब आगे मूव हाँ। करते हैं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स, कंसेप्ट्स है सिस्टम कंसेप्ट्स, और इसको शॉर्ट में अपन ब्रैकेट में उप्स बोलते हैं, ठीक है, ये उप्स बोलते हैं। अब इसमें सबसे पहला कंसेप्ट आता है ऑब्जेक्ट्स का, क्योंकि ऑब्जेक्ट की बात हो रही है ना, ठीक है। उसके बाद आती है क्लास, उसके बाद आती है मेथड्स, उसके बाद आती है कंस्ट्रक्टर्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, इसको थोड़ा स्पेस के लिखने में, इनकैप्सुलेशन आता है। फिर दूसरा आता है एब्स्ट्रैक्शन आता है। उसका तीसरा आता है पॉलीमॉर्फिज्म। चौथा आता है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। अब मैंने इनको अलग अलग क्यों लिखा है, तो ये एक ही चीज के पार्ट, ये जो ऊपर वाले कंसेप्ट है ये कोर कंसेप्ट है। ये क्या है? ये कोर कंसेप्ट है, इनके बिना ओप्स पॉसिबल ही नहीं है। और नीचे वाला जो कंसेप्ट है ये फंक्शन रिलेटेड कंसेप्ट है, फंक्शन रिलेटेड कंसेप्ट। इन कोर के बिना ये फंक्शन वाले कोई किसी काम के नहीं है, ठीक है। इनका होना बहुत ज़रूरी है इनके काम करने के लिए, ठीक है। ये सारे फंक्शन है, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, मतलब ये जो हम काम या ऑपरेशन करते हैं या फिर कुछ फंक्शन प्रोवाइड करना है वो करते हैं, तो इन चारों का इस्तेमाल होता है और होता ही है। और ये चारों को हम अपने सोर्स कोड में नॉर्मली तौर से लिखते हैं, इसलिए इनके कोर कंसेप्ट हैं। इनके बिना पॉसिबल ही नहीं है कि ये फंक्शन परफॉर्म हो जाए, ठीक है। तो अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्ट। इंस्टांस ऑफ अ क्लास। ऐसा नहीं है। Yes, ऐसा नहीं। और हाँ, इसका मतलब समझा नहीं पाओगे आप। जैसे आपने अगर पूछ लिया ना, कि आपने बोल दिया ना अगर इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, तो समझा नहीं पाओगे आप उसको। हाँ अगर इंटरव्यू में पूछ लेना कि क्या होता है, फिर आप समझा नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए इसको मैं समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए, तो जवाब दे पाएंगे इस बात को, ठीक है। क्लास क्लास है, एक स्केलेटन होती है, स्केलेटन या फिर सर तो ब्लूप्रिंट ये तो नाउन की भी डेफिनेशन होती ऑफ अ है। प्रोग्राम। अब जावा क्योंकि एक स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है, इसलिए इट्स कंपलसरी, कंपलसरी। हाँ, बस बस वही है। और ये ज्यादा एक लिख देना मैंने, एक वर्ड बस, ये हम्म। साथ में। और इसके हाँ, क्लास का मतलब होता है कि किसी भी प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट, मतलब ढांचा, एक तरीके से अपन हिंदी में बोले तो एक ढांचा किसी प्रोग्राम का क्लास कहलाता है। और जावा में इट्स कंपलसरी टू मेक अ क्लास, बिना क्लास के काम नहीं हो सकता जावा में। जावा में काम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जावा को मैंने आपको पहले ही बता दिया था फर्स्ट क्लास में कि जावा एक स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है, स्ट्रिक्ट कोडिंग कन्वेंशन फॉलो करती है। आप बिना क्लास के कुछ नहीं लिख सकते जावा में, सीधी बात, 100 बात की एक बात। लेकिन आप पाइथन में ये रिलैक्सेशन है, पाइथन में आप क्लास नहीं लिखोगे, दैट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन जावा में तो आपको क्लास लिखना ही पड़ेगा। अब देखिए, एक सड़ा सा प्रोग्राम मेरे को लिखना था, उसके लिए भी मुझे एक क्लास बनानी पड़ी ना, ये वाली। इसका बिना काम ही नहीं हो सकता, ठीक है। अब उसके बाद आती है मेथड। मेथड्स आर पर्टिकुलर
पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड और ऑपरेशन बॉडी। ठीक है, यानी ये जो मेथड है, मेन मेथड लिखी है जो मैंने, ये एक मेथड है। इसका काम ये है कि यहाँ पे मैं जो भी लॉजिक लिखूंगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। मुझे कुछ जैसे सिस आउट देना है कि मैं दिए कि प्रिंट अ मैसेज, है ना, तो ये क्या कर देगा, ये मैसेज प्रिंट कर देगा, प्रिंट अ मैसेज। तो ये एक ब्लॉक हो गया कोड का, इसमें मुझे कुछ फंक्शन परफॉर्म करना है ना। तो मेथड अलग अलग टाइप की भी होती हैं। मेथड दो तरीके की होती हैं, एक होती है कॉन्क्रीट मेथड। ठीक है, कॉन्क्रीट मेथड मतलब क्या, ऐसी मेथड्स विच हैव अ बॉडी एंड कोड इज रिटन इनसाइड द बॉडी। ठीक है, ये होती है कॉन्क्रीट मेथड्स। उसके बाद दूसरी होती हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, these methods do not have a body and are implemented somewhere where else if they are called। इन दोनों का मतलब मैं आपको समझाऊंगा क्या बोलना चाहता हूं मैं। और क्लास भी दो तरीके की होती है। क्लास भी एक होती है कॉन्क्रीट क्लासेस होती हैं, इसमें दे हैव दो होती हैं, एक और होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। दोनों का फर्क मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि दीज कैन बी इनहेरिटेड। जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे ना अपन, जब मैं समझाऊंगा क्या है मतलब, देयर मेथड्स कैन बी यूज्ड इन अनदर क्लास। ठीक है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास को दीज कैन नॉट बी इनहेरिटेड एंड देयर लॉजिक कैन नॉट बी यूज्ड इन अनदर। ठीक है, ये क्लासेस के बारे में। क्लासेस में दो क्लासेस होती है, कॉन्क्रीट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। कॉन्क्रीट में क्या होता है, ये जो हमने नॉर्मल क्लास लिखी है ये क्लास होती है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या है, यहाँ पे आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हो बस। ये यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज होता है तो ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी। इसको आप इनहेरिट नहीं कर सकते, मतलब कोई दूसरी क्लास इस क्लास का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, इसकी मेथड्स बिल्कुल क्लोज हो जाएंगी दूसरे के लिए। और कॉन्क्रीट क्लास कैसी है, हमारी सिंपल क्लास है, इसको हम कहीं भी किसी दूसरी क्लास में इसकी मेथड्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक और बात यह है कि इसका ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड, मतलब शॉर्ट में बोला जाते हो इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे, बहुत टफ टर्मिनोलॉजी लग रही होगी आपको, लेकिन अब इसको बिल्कुल सरल तरीके से समझेंगे। ठीक है, ये क्लासेस का फर्क समझ में आया और मेथड से फर्क समझ में आया, पहले बताइए। नहीं आया होगा। डेफिनेशन वाइज तो समझ में आ गया है। ठीक, मैं बताता हूँ, पहले आपको मेथड्स बता देता हूँ मेथड्स के नाम से। अभी इस मेथड को देखना आप अभी जरा बंद कर दीजिए पब्लिक स्टैटिक वर्ड में उनको, जो मैं बता रहा हूँ वो देखिए। पहले मैंने आपको बताया कि कॉन्क्रीट मेथड के बारे में बताया। कॉन्क्रीट मेथड कैसी होती है, पब्लिक वॉइड एडिशन। ठीक है, एडिशन में मैंने एक मेथड बॉडी लगाई, इसमें लिखा मैंने, यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर लिए, इंटीजर ए और इंटीजर बी। ठीक है, बस मुझे ऐड करना है और कुछ नहीं, इतना ही काम है इस क्लास का वो मेथड का। इंटीजर सी इज इक्वल टू इंटीजर ए प्लस बी। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब देखिए दोनों का आपको इंस्टेंशिएशन बताता हूँ। इंस्टेंशिएशन क्या होता है मैं बताता हूँ। अब ये जो मेन मेथड है ना, ये जावा का स्टार्टिंग पॉइंट होती है।
कंपाइलर जब हम रन करते हैं जब किसी जावा के प्रोग्राम को, तो उसको ये नहीं मालूम है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। क्या क्या बताया मैंने? अभी जावा को ये नहीं पता है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ मेरा प्रोग्राम, है ना? ओके। द एडिशन इज, और ये हमने कंकेटिनेशन ऑपरेटर में जो आपको बताया था प्लस वाला, जो हमने दिया और ये हमने जोड़ दिया। द एडिशन इज सी डिस्प्ले कर देगा जो जितना भी वैल्यू देंगे हम उसको, ठीक है। अब जावा को नहीं पता है कि मेरा प्रोग्राम में कहाँ से रन करूँ, तो उसको एक पॉइंट दिया गया उसके कंपाइलर को कि जहाँ आपको मेन मेथड दिख जाए, कहाँ पे, जहाँ भी आपको मेन मेथड दिख जाए वहाँ से आप अपना प्रोग्राम शुरू कर सकते हो। तो फिर किसी के मन में ख्याल आएगा कि फिर हम ऊपर क्यों प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो हमको जितनी भी हम चीज़ें लिखेंगे वो इसके अंदर आके कॉल हो जाएंगी सारी, तो आप अपना प्रोग्राम आसानी से रन कर सकते हैं, ठीक है। मेन मेथड स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये एक ऐसा हुक होता है जिसमें कंपाइलर से जुड़ा हुआ है, ये इसको पकड़ता है और इसमें जितनी भी मेथड्स हमने कॉल की हैं या जितना भी लॉजिक हम इसके अंदर लिखेंगे, अभी मैं प्रोग्राम चला दूंगा तो कुछ भी रन नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसके अंदर ये मेथड को कॉल नहीं किया है अभी, ठीक है। इस मेथड को कॉल करूंगा तभी इसका मैं फंक्शन एग्जीक्यूट कर पाऊंगा, नहीं तो मैं यहाँ 50 मेथड भी लिख दूँ कोई फर्क नहीं पड़ना है। जैसे मैं आपको रन करके बताता हूँ, अभी कुछ रन नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे, एम्प्टी है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे किसी को टर्मिनेटेड हो गया है प्रोग्राम, है ना, या कुछ नहीं आया क्योंकि मैंने इस मेथड को यहाँ पे कॉल किया ही नहीं। अब इस मेथड को अपन यहाँ पे कॉल करेंगे, कैसे करेंगे? अब इस क्लास को अपन इंस्टेंशिएट करेंगे। नाउ वी विल इंस्टेंशिएट द क्लास वी क्रिएटेड, ठीक है। क्लास का नाम क्या है सुजीत जी बताइए? इनपुट आउटपुट। इनपुट। अपन सबसे पहले लिखेंगे क्लास का नाम इनपुट आउटपुट, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे उसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मतलब जैसे अपन ने स्कैनर के लिए लिखा था ना, अपन ने स्कैनर के लिए क्या उसका नाम दिया था? एससी। एससी दिया था, एससी दिया था। ऐसे अपन ने इसका लिखा आईओ, ठीक है। नॉर्मली कुछ भी दे सकते हो अपना, एनी रैंडम नेम दे सकते हो, ठीक है। मैंने आईओ दिया, ठीक है। अब इसको मैं नए ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करूंगा, न्यू इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, ये जो क्लास थी इस क्लास को मैंने अपने जावा प्रोग्राम में एक जगह दे दी है कि भैया अब तुम चलने के लिए तैयार हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसा कहूँ इनपुट आउटपुट, तो मैंने क्या दे दी, एक जगह दे दी कि भैया मेमोरी ब्लॉक में मेरी इनपुट आउटपुट नाम का एक ऑब्जेक्ट बन गया है जो किसको पॉइंट कर रहा है, आईओ को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये जो ब्लॉक है ये आईओ को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब जितना भी ऑपरेशन होगा वो इसके नाम से होगा, आईओ के नाम से, ठीक है। अब मैंने मेथड कॉल करी आईओ, तो सॉरी आईओ मैंने ये वाला रेफरेंस कॉल किया। अब देखिए इसमें कौन सी मेथड आपको दिखेगी, सबसे पहले दिखी मेथड एडिशन मेथड, राइट। तो मैं डबल क्लिक करूंगा इसमें, मैं अब देखिए अपन ने क्या दिया था ऊपर फॉर्मेट इंटीजर ए इंटीजर बी, तो यहाँ पे देखिए वो आ गया फॉर्मेट इंटीजर ए इंटीजर बी, दिख रहा है होवर में दिख रहा है ना। अब मैं इसमें लिख दूंगा 10 और इसको लिख दूंगा 20, हो गया। अब देखिए अब प्रोग्राम रन हो जाएगा, आया द एडिशन इज 30, आया। ये दोनों लाइन कॉल हो गई ना एक के बाद एक, जैसे मैंने दिया, राइट। तो अपन ने क्या किया, ये क्लास नेम है, मैं आपको नीचे कमेंट करके थोड़ा लिख के बताता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये स्लैश लिखा मैंने, कमेंट दिया, ये है क्लास नेम, ठीक है। इसके बाद ये है रेफरेंस, ठीक है, क्या है रेफरेंस। और ये जो आपको इनपुट आउटपुट दिख रहा है, अब ये तो कोई मेथड नहीं है, फिर भी यहाँ ब्रैकेट की बॉडी लगी हुई है इसके पास, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। अब आपको दिख रहा होगा कि ये तो कहीं लिखा ही नहीं है, इनपुट आउटपुट नाम से कोई लिखा है क्या मैंने यहाँ पे ऊपर?
नहीं ना, ये इनपुट आउटपुट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। मतलब इस क्लास का अगर मैं इस क्लास के में अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेशन भी रन करना होता तो वो रन हो जाता, ठीक है। लेकिन मैंने उसमें अभी कुछ दिया नहीं है, इसलिए वो एक डिफॉल्ट, इसकी डिफॉल्ट मेथड बना के वो खुद को रन कर लेता है, ठीक है। ये समझ में आई इतनी चीज। अब ये कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट वाला इसको बोलते हैं। कंसेप्ट समझ में नहीं आया सर, वो तो समझ में आ गया, आ- क्लास और मेथड। आएगा आएगा आएगा, मैं बताऊंगा। हम्म। इंस्टेंशिएशन ऑफ क्लास, यहाँ पे अब ध्यान रखिएगा, ये क्लास नेम है, ये उसका रेफरेंस है, और ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है। ये जो न्यू इनपुट आउटपुट लिखा है ना हमने, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने। लेकिन इसमें इनपुट आउटपुट क्या है, कंस्ट्रक्टर है। और कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर जैसे आपने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट इंस्टेंसिएशन ऑफ ए क्लास होता है ना, ऐसा लिखा ना, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा बोला ना आपने भी, हाँ इंस्टेंस हाँ ऑफ ए हाँ हाँ क्लास। ऐसे ही हाँ। कंस्ट्रक्टर भी वही होता है, इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट होता है, आप नहीं भी बुलाओगे तो वो बना लेगा खुद से अंदर। मतलब कंपाइलर क्या करता है, आपको थोड़ा सीक्वेंस बताता हूँ मैं। क्या होता है, जब आपने क्लास बनाई आपने, है ना, आपने क्लास हम्म, क्रिएट करी, है ना। क्लास के बाद आपने क्या क्रिएट किया, उसका रेफरेंस क्रिएट किया, ठीक है। अब रेफरेंस के बाद उसने क्या किया कि मेमोरी एलोकेशन की, मेमोरी रेफरेंस एलोकेशन। मतलब मुझे उस क्लास को एक्सेस करने के लिए ये रेफरेंस यूज करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। हम्म, अब ये जो रेफरेंस को मेमोरी एलोकेट हो गई, अब मेमोरी हम्म, एलोकेट करके करूंगा क्या, उसके अंदर वो क्या सेव करता है, कंस्ट्रक्टर को रन करता है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर। और वो भी कौन सा टाइप का, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और भी आते हैं, डिफॉल्ट आपको यहाँ लिखा हुआ नहीं दिखेगा ऊपर कहीं भी क्लास में, वो हम्म, कंपाइलर खुद बनाता है, उसके बाद वो सोर्स कोड एग्जीक्यूट करता है। इस लाइन के बिना आगे की कोई लाइन नहीं चलेगी, ठीक है। ये इसका सीक्वेंस है, पहले क्लास बनती है, फिर रेफरेंस बनता है, फिर मेमोरी एलोकेट होती है न्यू से, है ना, हम्म, फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनता है। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कुछ नहीं, एक मेथड ही होती है, ठीक है, लेकिन दिखाई नहीं हम्म, देती, बस ये है, ठीक है। और मेथड के बाद वो सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। ये समझ में आया। अब इस यस। कंस्ट्रक्टर में आप कुछ लिख भी सकते हो, ऐसा मना नहीं है कि आप इसको कुछ लिख नहीं सकते, ठीक है। भाई इसमें क्या है, रिटर्न टाइप नहीं रहता। कंस्ट्रक्टर में एक खास बात रहती है कि ये रिटर्न टाइप क्या है, मेन वॉइड है इसका, इसका भी वॉइड है ना। तो ये हाँ। वॉइड नहीं लिखते हैं। अब जैसे मुझे ये जैसे मैंने लिखा पब्लिक, और कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम जैसा होता है, तो एक ही है ना। ये, देखिए। अब अब देखिए मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं लिख रहा हूँ एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कॉल भी होगा और काम भी होगा, ठीक है। आउटपुट, है ना, और ये मेथड बना, मेथड की बॉडी आई, ये मेथड की अपन ने बॉडी शुरू करी, ठीक है। अब ये मैंने कंस्ट्रक्टर लिखा, ठीक है। दिस इज वी आर राइटिंग अ कंस्ट्रक्टर, वी आर राइटिंग अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब ये आया समझ में। हम्म, अब इसमें मैं कुछ नहीं दूंगा, इसमें लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस आउट ही कर देते हैं, काय को इतना परेशानी है तुम लोग, है ना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, वी आर रनिंग अ कंस्ट्रक्टर फर्स्ट, देन द एडिशन मेथड। इतना कर दिया मैंने बस। अब रन करें प्रोग्राम। अभी आया समझ में, अभी क्या किया मैंने, पहला वाला तो बाय डिफॉल्ट ही रन हो गया। है ना। हमने कुछ भी नहीं किया ना, कॉल नहीं किया ना, पर हमने कॉल किया है हम्म। उसको, यहाँ देखिए, यहाँ कॉल किया है मैंने, ओ। ठीक है। क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि वो एक कंस्ट्रक्टर है, तो कंपाइलर उसको बाय डिफॉल्ट ही कॉल कर लेता है, ठीक है। यहाँ तो मैंने उसको लिख दिया है, अगर ये खाली भी छोड़ दूंगा ना तो भी कॉल कर देगा वो, देखो यहाँ से हटा दूँ, है ना, रन कर रहा हूँ तब भी वो रन कर देगा ये,
रन किया उसने, पर मैंने कुछ प्रिंट मैसेज नहीं दिया उसमें, इसलिए आपको नहीं दिखा वो, लेकिन रन तो हुआ है पीछे वो। ठीक है, ये समझ में आया कंस्ट्रक्टर के कंसेप्ट थोड़ा। इसमें अगर अब जैसे नीचे जो हाँ इनपुट है, जो अपन ने हाँ बाय डिफॉल्ट कॉल किया है, हाँ, इसमें स्ट्रिंग जा रहा है, ये कैसे पता चलेगा? किसमें स्ट्रिंग मतलब जा ये रहा है? स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर लेगा, ये कैसे पता चलेगा? इसको नीचे कुछ बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट अपन ने 10 और 20 नीचे, लिखा है ये, नहीं नहीं, नीचे तो ये तो मेथड कॉल किया है, पर ये जो लाइन बाय नंबर डिफॉल्ट बताया, हमने, हाँ बाय लाइन डिफॉल्ट नंबर। हमने जो कॉल किया है न्यू इम्पोर्ट वाला, हाँ, तो ये इसमें ऊपर पैरामीटर स्ट्रिंग है ना? यहाँ कुछ नहीं है, ये खाली पैरामीटर ना, ये देखिए खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं है। आप आप चाहते हो इसमें पैरामीटर देना, चलो पैरामीटर देते हैं, ठीक हाँ है। वही चलो वही। चलो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो मैंने स्ट्रिंग एस पैरामीटर दे दिया, ठीक है। हाँ अब देखिए यहाँ क्या आ गया, देखिए एरर आ गया ना। हाँ जैसे मैंने यहाँ देखो, जैसे मैंने इसको मिटाया, ये मिटा दिया मैंने पूरा, एरर हट हट गया। गया नीचे से, है ना। हाँ अब यहाँ पे मैंने जैसे स्ट्रिंग दिया, स्ट्रिंग एस, है ना। हाँ, और नीचे यहाँ पे एरर आ मैं, गया। और मैं एक और दे दूंगा सिस आउट एस, ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे एरर आ गया, है ना, यहाँ पे, क्योंकि हाँ मुझे अब क्या, क्योंकि आपने स्ट्रिंग पास करी है इसमें, तो यहाँ भी आपको हाँ। स्ट्रिंग एक पास करनी पड़ेगी। मैंने दे दी सुजीत, ओके। पास कर दी, वेरी गुड। पास कर दी। अब देखिए आउटपुट कैसा आएगा, वी आर रनिंग कंस्ट्रक्टर, जो स्ट्रिंग मैंने पास की थी सुजीत आ गई, और बाकी वो हाँ, मेथड तो मैंने रन करी थी, ठीक है। नीचे वाला रन किया था, तो मतलब इससे पहले क्या हुआ, इसने मेन ढूंढा, फिर उसके बाद अगर कोड कैसे रन हुआ, सबसे पहले इसने मेन ढूंढा, मेन में इसने देखा, हाँ हाँ बताइए। मेन ढूंढा, उसके बाद उसके अंदर सबसे पहले इनपुट आयो, तो एक क्लास का उसने एक ऑब्जेक्ट इनिशिएट किया, देन बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर भी बना साथ में, जिसमें पैरामीटर जा रहा है सुजीत। हाँ, तो ये जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, ये जो कंस्ट्रक्टर अभी आप देख रहे हो, इसको हाँ पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ठीक है। ओके। कंस्ट्रक्टर, ठीक है, हम्म क्योंकि इसमें पैरामीटर भी पास होते हैं साथ में, हम्म। ठीक है। राइट। और कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनने के साथ ही बन जाता है, ठीक है। राइट, बनाना ही नहीं नहीं, पड़ता आप है। मतलब मना नहीं कर, वो कंपलसरी, मतलब आपने दिया है तो वो बनेगा गारंटेड, उसके बिना आप आगे रन ही नहीं होता प्रोग्राम। हाँ मतलब ऑब्जेक्ट और कंस्ट्रक्टर साथ ही बन रहे देखिए, हैं। हाँ देखिए, ये मैं बता रहा हूँ ना, जैसे रेफरेंस यहाँ तक आया ना, ये ऑब्जेक्ट बन गया हाँ है। ये पूरा जो हाँ। लिखा है ना मैंने, क्लास, रेफरेंस, मेमोरी एलोकेशन, और ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बन गया है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बन गया है। और इस हम्म ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट कौन कर रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये जो क्लास, रेफरेंस और मेमोरी एलोकेशन किया है हमने, ये यहाँ तक, ये इनपुट आउटपुट तक, ये एक ऑब्जेक्ट है। और जैसे ही मैं वो दोनों ब्रैकेट लगाता हूँ, हम्म वो किस वो किस में तब्दील हो जाता है, कंस्ट्रक्टर में तब्दील हो जाता है पूरा, हम्म। ठीक है। और फिर सोर्स कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। कंस्ट्रक्टर तो आपको कॉल करना ही पड़ेगा, आप कुछ भी कर लो, बिना कंस्ट्रक्टर कॉल किए प्रोग्राम रन ही नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं राइट। देता हूँ आपको, क्यों, ठीक पूरा है। सिंटेक्स ही है ना सर वो तो, इनपुट सिंटेक्स, आउटपुट आईओ इक्वल्स टू न्यू इनपुट, जैसे आपने लिखा वैसे तीनों चीजें एक साथ ही होगी ना? सिंटेक्स बता देता हूँ मैं आपको, सिंटेक्स लिख देता हूँ। सिंटेक्स कैसा है, क्लास नेम, ठीक है, हम्म, फिर रेफरेंस, जी। है ना, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, ठीक है, ऐसे। हम्म। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, अभी आप हाँ लिखोगे तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक दो बार गलती होती है, फिर कभी गलती नहीं होती, ठीक है। राइट। जहाँ तक समझ में आया, कंस्ट्रक्टर्स का खेल समझ में आया आपको थोड़ा, मेथड हाँ समझ में थोड़ा आई। थोड़ा थोड़ा समझ में आया। हाँ, मेथड में एक मेथड और होती है, मेथड में, हाँ हाँ, नहीं तो मेथड में एक होती है स्टैटिक मेथड होती है, स्टैटिक मेथड्स। स्टैटिक मेथड्स को क्या होता है, दीज मेथड आर क्लास लेवल मेथड and do not require object to call, ठीक है। अभी क्या हो रहा था कि मुझे मेथड कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही थी, राइट। कुछ मेथड ऐसी होती हैं
जो जिनको ऑब्जेक्ट से जरूरत नहीं पड़ती कॉल करने की। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं स्टैटिक मेथड का, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और इसमें दिया मैंने, इसका नाम दिया स्टैटिक मेथड कॉल। ठीक है, ये मेथड का नाम दिया मैंने, मेथड की बॉडी है ना। इसमें मैं इसे भी थोड़ा सा सिसआउट दे देता हूँ कि द स्टैटिक मेथड इज कॉल्ड। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, कंस्ट्रक्टर लिखा इसके बाद मैंने, है ना, और इसके बाद मैंने एक मेथड लिखी, नॉर्मल मेथड। इसको मैं और थोड़ा आगे कमेंट करके लिख देता हूँ, नॉर्मल कॉन्क्रीट लोकल मेथड। ठीक है, और ये लिख देता हूँ वी आर राइटिंग कंस्ट्रक्टर, और ये इसमें लिख देता हूँ फॉर रिकॉर्डिंग की वी आर अंडरस्टैंडिंग स्टैटिक क्लास स्टैटिक मेथड्स। ठीक है, अब देखिए स्टैटिक मेथड कॉल है, स्टैटिक कीवर्ड से इसको डिनोट किया जाता है हमेशा। अगर आपने जहाँ स्टैटिक कीवर्ड डिक्लेयर कर दिया मेथड के आगे, तो फिर उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए इस मेथड को मैं नॉर्मल कॉल कर सकता हूँ, इसका नाम मैंने क्या दिया है, स्टैटिक मेथड कॉल ना, स्टैटिक। इसमें मैंने आईओ की जरूरत पड़ी क्या मुझे तो कॉल करने के लिए? नहीं नहीं। पड़ी ना, नहीं पड़ी ना। अब देखिए चलेगी, वी आर रनिंग कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर रन हुआ। हाँ सुजीत सुजीत मैंने स्ट्रिंग डाली थी पैरामीट्रिक हाँ। में, वो आई। राइट। एडिशन कॉल की थी मैंने यहाँ पे, ये वाली 36 नंबर की लाइन पे एडिशन कॉल हुई, हाँ। और 38 और पे मैंने डिस्प्लेस। स्टैटिक स्टैटिक कॉल हुई। ठीक है, राइट। अभी लेकिन स्टैटिक में मेरे को ऑब्जेक्ट ये आईओ डॉट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, राइट। हाँ ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती स्टैटिक मेथड में, वो डायरेक्टली कॉल हो जाती है। और देखिए इसका फॉन्ट भी अलग आएगा हमेशा, जब कॉल करेंगे ना तो फॉन्ट भी अलग आएगा हमेशा। हाँ। मतलब इसमें लिखे, इलिप्ट वो आ रहा है, हाँ इटैलिक आ रहा था बस। इटैलिक आ रहा है, हाँ। तो क्या होता है अब इसका, इसको मैं आपको मेमोरी ब्लॉक से कैसे समझाऊं क्या होता है। अब इसको सबको मैं हटा रहा हूँ ना। अभी मैंने आपको एक मेमोरी ब्लॉक बनाया था, इस मेमोरी ब्लॉक में एक मेथड जो अपन ने एडिशन बनाई थी वो सेव हुई थी। ठीक है, मैंने एक मेथड भी बनाई थी जिसमें ये एडिशन नाम की मेथड सेव हुई थी। ठीक है, इसमें जो भी पैरामीटर थे वो उसने लिए थे। इसके बाद क्या हुआ था, मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया था, है ना। यहाँ पे अपन एक कंस्ट्रक्टर बनाया था छोटा सा, तो मुझे बहुत छोटा मेमोरी ब्लॉक है वो, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अपना डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ओके, फिर पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर जो जिसमें हमने सुजीत दिया था, है ना, वैसा वाला, ये सब हमने दिया था। और या फिर हमने कहा था कि जो हमने कंस्ट्रक्टर को लिखा था जिसमें, मतलब नॉन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं जिसको हम, जब हमने कंस्ट्रक्टर को लिखना पड़ा था हमको, राइट, जब हमने नॉर्मली कॉल किया था, है ना, ये किया था। ये तीन कंस्ट्रक्टर मैंने बनाए थे। लेकिन क्या होता है जब अपन ये लाइन को लिखते हैं तब क्या होता है, ये क्लास इनिशियलाइज होती है, पब्लिक क्लास, राइट। जब हम इस लाइन को लिखते हैं इनपुट आउटपुट आईओ न्यू इनपुट आउटपुट करके, तब क्या होता है ये क्लास इनिशियलाइज होती है। मतलब अगर मैं आपको थोड़ा सीक्वेंस समझाऊं प्रोग्राम का, तो क्या होता है कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, यानी हम प्ले बटन पे क्लिक करते हैं, तो क्या होता है कि कंपाइलर रन होता है, कंपाइलर रन होता है। फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। ठीक है, फिर उसके बाद मेथड कॉल होते हैं और कंप्लीट हो जाता है प्रोग्राम, राइट। लेकिन क्या होता है इस ऑब्जेक्ट के, अगर कोई स्टैटिक मेथड आ गई है, क्या, अगर कोई स्टैटिक मेथड आ गई है तो इसके बीच में गड्ढा बन जाता है, समझ लीजिए आप, इस सीक्वेंस में एक गड्ढा एक्स्ट्रा बन जाता है। क्या, कंपाइलर रन के बाद क्या होता है, स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड।
और फिर ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास क्रिएट होता है। मतलब कंस्ट्रक्टर बनने के पहले भी, मतलब जब अपन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास क्रिएट कर रहे हैं ना, यहाँ मतलब यहाँ कंस्ट्रक्टर चल रहा है ना, तो मतलब कंस्ट्रक्टर बनने से पहले ही स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। मतलब इस ब्लॉक के, अगर अपन ये मेमोरी ब्लॉक समझें, तो इस मेमोरी ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे स्टैटिक आ जाता है सबसे पहले। जितना भी स्टैटिक का मामला है सब यहाँ आ जाएगा, जितना ये है। पहला प्रेफरेंस स्टैटिक को मिल जाएगा। हाँ, हमेशा प्रेफरेंस स्टैटिक पर जाएगी, ऐसा जाता है। सबसे पहले स्टैटिक्स क्रिएट होंगे जितने भी हैं, उसका कंस्ट्रक्टर आएंगे, उसके बाद फिर अपनी कॉन्क्रीट मेथड कॉल होंगी अलग से। ठीक है, मतलब ये अलग ही ब्लॉक बन जाता है ऊपर। और दूसरी बात जो मैं आपको समझाना चाहता था, जितनी बार प्रोग्राम रन होगा उतनी बार ये मेमोरी ब्लॉक बनेंगे नए नए। जैसे अभी तो मैंने एक बार चलाया तो एक बार मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हुआ है ना, फिर ये चले गए, फिर दोबारा से ये मेमोरी ब्लॉक बनेंगे, फिर तो मैं तीसरी बार रन करूंगा तो फिर से 3 बार मेमोरी ब्लॉक बनेंगे, राइट। लेकिन स्टैटिक के साथ ऐसा है कि अगर स्टैटिक एक बार बन गया तो दोबारा नहीं बनेगा, वो सेव हो जाता है। मतलब अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ये वाली लाइन जो है बार बार नहीं चलेगी, ये एक बार ही चलेगी बस। ठीक है, जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग से मैं आपको बता, अगर आप लोग देखें तो दिस स्टेप विल ओनली एग्जीक्यूट वन टाइम। अब अगर आप दूसरी बार प्रोग्राम चलाएंगे तो स्टैटिक वाली ऑब्जेक्ट वहीं आपको मिलेंगे जहाँ थे, ये यहाँ पे मिलेंगे पहले से। ये ब्लॉक बार बार क्रिएट होंगे लेकिन ये यहीं मिलेंगे आपको। कब तक? ये जब तक आप अपना लैपटॉप शट डाउन नहीं कर देते ना तब तक। ओह, ठीक है, रैम में परमानेंटली स्टोर रहते हैं जब तक स्विच ऑफ नहीं होता। ठीक है, ये रैम का मेमोरी ब्लॉक है, हार्ड डिस्क का मेमोरी ब्लॉक नहीं है। ओके ठीक है ओके, ये रैम का मेमोरी ब्लॉक है, जब तक आपका सिस्टम शट डाउन नहीं होता तब तक ये स्टैटिक बना रहेगा वहाँ पे हमेशा। और ये बार बार क्रिएट होंगे, साफ जैसे प्रोग्राम रन हुआ ये बने, फिर साफ हो गए, प्रोग्राम दोबारा क्रिएट हुआ, फिर से ये क्रिएट होंगे, रन होंगे, साफ हो जाएंगे। लेकिन ये स्टैटिक बैठा रहेगा, एक बार बन गया तो बैठ जाएगा। इसलिए ऑन एंटरप्राइज लेवल we take special care while assigning methods variables static. ठीक है, this causes memory optimization issues। ठीक है, इसलिए स्टैटिक को करते हैं, ऐसा नहीं है इस्तेमाल नहीं करते। तो हम तो टेस्टर हैं, हम तो बहुत इस्तेमाल करते हैं स्टैटिक, क्योंकि हमको तो मालूम है कि हमको बार बार ये ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। बहुत परेशान होते हैं इसके पीछे, हमको ये ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। अभी आगे जाके टेस्टिंग में तो ये मेन मेथड गायब ही हो जाएगी, आपको तो दिखेगी नहीं मेन मेथड क्या होती है, ये ऑब्जेक्ट दिखना बंद हो जाएगा आपको। मेन मेथड का कंसेप्ट आगे जाके टेस्टिंग में ख़त्म हो जाएगा। अभी तो जस्ट बिकॉज हम जावा पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाद में आप स्टैटिक देखोगे हर जगह, क्योंकि हमको कॉल ही नहीं करना है उसको, बिना उसके कॉल करना है हमको, बिना ऑब्जेक्ट के ही कॉल करना है। ठीक है, लेकिन एक डेवलपर पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अपन तो टेस्टर हैं, एक स्क्रिप्ट लिख के भूल जाएंगे, लेकिन क्या होता है डेवलपर जो होते हैं बड़े बड़े फीचर्स लिखते हैं, मतलब 500-500 लाइन्स ऑफ कोड लिखते हैं, तो वो बहुत ध्यान रखते हैं कि स्टैटिक को बहुत कम से कम लिखा जाए ताकि मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के इश्यूज में, क्योंकि क्या होता है ये जगह घेर लेता है एक बार में, ये बहुत देर तक जगह घेर के रखता है मेमोरी में। मतलब जब तक आपका लैपटॉप शट डाउन नहीं होता जब तक ये प्रोग्राम में जगह घेर के रखता है। और सर्वर्स आप जानते हो कभी बंद नहीं होते। सही बात। जैसे मान लीजिए किसी सर्वर पे प्रोग्राम डिप्लॉयड है ना, और उसमें मेमोरी का इशू है, उसके बाद मेमोरीज नहीं है, तो स्टैटिक का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि अपन मतलब बहुत संभल के स्टैटिक वेरिएबल्स या स्टैटिक मेथड्स दें हमें। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ, चलिए, मतलब आपके आज 3 कंसेप्ट खत्म कर दिए मैंने, है ना, ये खत्म हो गए। अब बचेगा एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का काम क्या है? एनकैप्सुलेशन का मतलब है कि किसी एक कैप्सूल में बंद कर देना। ठीक है, एनकैप्सुलेट का मतलब होता है टू एनक्लोज इन अ सिंगल फंक्शन या फिर ऑपरेशन।
जैसे मैं एक एटीएम का एग्जांपल दूं, एटीएम के एग्जांपल में विड्रॉ का एग्जांपल है ना, हम्म, अच्छा मनी विड्रॉ करते हैं, राइट। सर, तो इस मनी विड्रॉल में हम, हाँ सॉरी सर सॉरी प्लीज। टू डिस्टर्ब, आई हैव समथिंग इन माइंड जो मैं बोलना चाहता हूँ। तो बेसिकली जो आपने आज जो मेमोरी के से समझाया ना, जावा ये जो कोड वगैरह, ऐसा मैंने आज तक इसके पहले कभी नहीं मतलब किसी ने समझाया होगा। मतलब आई डोंट नो सुजीत भाई, आप कमेंट अगर करना चाहें तो, कि एकदम रियलिस्टिक लग रहा है कि एक्चुअली हो क्या रहा है ये कोड लिख के, वो आज, मतलब आज मैं बोलूँगा इस सेशन में मुझे पता चल रहा है। प्लीज़ कंटिन्यू, सॉरी टू डिस्टर्ब हियर। टोटली एग्री सर। ओके, थैंक यू सर। चलिए, हाँ मैं आपको समझ रहा था। एक एटीएम की फंक्शनैलिटी नॉर्मल, एक विड्रॉ का फंक्शन आपने तो हमेशा देखा ही होगा, पैसे तो आपने निकाले ही होंगे सभी ने, है ना। तो उसमें क्या होता है कि आप विड्रॉ पे चूज करते हो, तो विड्रॉ पे वो क्या पूछता है आपसे कि 2,000 निकालना है कि 3,000 निकालना है, कि मतलब डिफॉल्ट विड्रॉल में आपको भरना नहीं पड़ता कुछ इसमें, कि 5,000 निकालना है कि 10,000 निकालना है एक साथ, है ना। तो अब इस विड्रॉ के अंदर उसने कई सारी चीजें लिखी होंगी, क्या इसने एक इफ कंडीशन लिखी होगी, इफ अमाउंट इक्वल्स 2,000, और एक विड्रॉल का फंक्शन लिखा होगा, तो उसने कॉल कर दिया होगा एटीएम डॉट विथड्रॉ, है ना। ऐसे नॉर्मल, थोड़ा सा इमेजिनेशन कीजिए, वही बता रहा हूँ मैं आपको। अब ऐसे सिमिलरली उसने और एनकैप्सुलेट किया होगा इसको, एक दूसरा फंक्शन लिखा होगा उसने, इफ ऐसा करके, जैसे 4 इफ लगाए होंगे इसने अलग अलग, है ना। अब किसी में उसने 3,000 लिखा है, किसी में उसने 5,000 लिखा है, किसी में उसने 10,000, है ना। तो अब चल क्या रहा है पीछे, उसने क्या किया है, इस विड्रॉ फंक्शन के अंदर ये चारों कंडीशंस को पटक दिया है। और आप किस पे क्लिक कर रहे हैं सुजीत जी, बताइए मुझे, सिर्फ 2,000 पे क्लिक कर रहे हैं, राइट। आप तो 2,000 की बटन दबा रहे हैं ना, हम्म, है ना। तो ये जो छुपा हुआ लॉजिक है, ये आपको दिख रहा है क्या जब भी आप 2,000 दबा रहे थे। ये 2,000 वाली बटन आप प्रेस कर रहे हैं, तो क्या आपको ये लॉजिक दिख रहा है क्या, इफ अमाउंट वाला, नहीं ये पूरे नहीं। पीछे लिखा हुआ नहीं दिख रहा ना। तो जब हम इस पूरे लॉजिक को एक फंक्शन में, जैसे हमने लिखा कि पब्लिक वॉइड विथड्रॉ, इसको अब जावा के रूप में लिख देता हूँ, है ना। इसको मैंने लिखा, ये मेथड की बॉडी मैंने ओपन करी, और ये मेथड की बॉडी मैंने क्लोज कर दी, ठीक है। ये एक जावा की मेथड, इस 2,000 रुपये के अमाउंट और ये इतने अमाउंट्स के पीछे मैंने लॉजिक लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये पूरी क्या क्या कर रही है, सिंगल फंक्शनैलिटी की तरह एक्ट कर रही है, राइट। ये पूरा विड्रॉल है, विड्रॉल एक्टिंग एज सिंगल फंक्शनैलिटी, ठीक है। इसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। किसी भी कोड को, किसी भी एक अच्छे लॉजिक को पूरा एनक्लोज कर देना, एक पूरी फंक्शनैलिटी को एनक्लोज कर देना एक ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, उसको बोलते हैं हम एनकैप्सुलेशन, ठीक है। और सिमिलरली, अब जैसा कि सुजीत जी ने मुझसे कहा अभी कि मुझे ये कोड नहीं दिख रहा है जब मैं ये 2,000 की बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो जब ये लॉजिक आपको नहीं दिखता है, इस लॉजिक को छिपाने को बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन। ये दूसरा कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था जब मैं आपको ऊप्स का ये दे रहा था, एनकैप्सुलेशन में टू एनक्लोज द डेटा, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है टू हाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। इतना समझ में आया सुजीत जी आपको, थोड़ा क्या समझा एनकैप्सुलेशन के बारे में। दोनों में एक बार डिफरेंस थोड़ा फिर से करीब बता, करीब ही हाँ लग रहा हाँ, है। करीब करीब ही है। इनको देखिए प्यार से, इनको और एक और चीज़ बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेटा बाइंडिंग, बाइंडिंग। और एब्स्ट्रैक्शन को बोलते हैं डेटा हाइडिंग, ठीक है। एक एक फंक्शनैलिटी को
कोई भी एक फंक्शनैलिटी को मैंने, मतलब जैसे मान लीजिए कि अब जैसे विड्रॉ है, ऐसे ही कोई जैसे सुजीत जी ने मुझे कहा था कि मुझे गंदा सा एग्जांपल बोलो, कुछ भी समझ नहीं आया कि एक 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 मेथड थी कार, है ना, हम्म, मुझे इसमें कुछ भी समझ नहीं आया। अब इस कार में मैंने दे दिया कि दिस आउट इट हैज टायर्स, है ना, फिर एक दे दिया मैंने सिस आउट कि इट हैज स्टीयरिंग, है ना, है ना, इसके बाद मैंने दे दिया कि इट हैज, अब जो भी रैंडम मैंने 5-6 स्टेटमेंट इसमें दे दिए, ये दे दिए मैंने 5-6 स्टेटमेंट्स इसके अंदर दे दिए। अब ये क्योंकि एक कार के अंदर इतने सारे फीचर्स हैं, लेकिन क्या मुझे सब दिखाई देता है? सुजीत जी बताइए मुझे। नहीं। मैं तो ब्रेक पुश करता हूँ तो ब्रेक लग जाता है, कौन सा तार कहाँ लग रहा है, कहाँ उसका पार्ट प्रेस हो रहा है, मुझे नहीं पता है, राइट। जब मैं ब्रेक को प्रेस कर रहा हूँ, जब यहाँ पे मैंने कार के अंदर अगर ब्रेक है, इस आउट जो भी ब्रेक्स हैं, मान लीजिए मैंने ब्रेक्स को कॉल किया एक मेथड को, तो जब यहाँ पे मैं ब्रेक्स को कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसके अंदर अब जैसे मैंने एक मेथड लिखी है पब्लिक वॉइड ब्रेक्स, ठीक है, ये मेथड लिखी, इस मेथड की बॉडी खोली मैंने और ये क्लोज करी, और इसके अंदर बस मैंने एक मैसेज दे दिया कि कार हैज स्टॉप्ड, ठीक है। अब यहाँ तो क्या है कि मैं सिर्फ ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ब्रेक के पीछे क्या लॉजिक चल रहा है, ठीक है। ये जो लॉजिक जो पीछे लिखा हुआ है ना, ये एब्स्ट्रैक्शन है। एक एंड यूज़र को इम्प्लीमेंटेड लॉजिक नहीं दिखे, उसको एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। और जो लॉजिक किसी एक ही चीज़ में इनक्लोज कर दिया गया हो, उसको एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। जैसे एक कार में ब्रेक्स, स्टीयरिंग, बोनट, उसकी बॉडी, उसकी सीट्स, सब एक ही कार का फंक्शन है, ठीक है, इसको एनकैप्सुलेशन कहते हैं, ठीक है। और उस कार की चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, और जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो उनका इम्प्लीमेंटेशन आपको नहीं पता है, उसको एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आप किसी पेन से आप लिखते हैं, ठीक है, आप उस पेन का जो पॉइंट बना है, उसकी जो लीड है, उसकी जो बॉडी है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होता है कि वो कहाँ से बनी है, किस प्लास्टिक से बनी है, या फिर किस इंक से वो अपन लिख रहे हैं, इससे आपको कोई मतलब नहीं, आपको तो पेन से मतलब होता है, राइट। तो पेन के अंदर जितनी भी फंक्शनैलिटी है जो इनक्लोज की गई है, वो एनकैप्सुलेटेड है, और जो आप उनको यूज़ कर रहे हो लेकिन आपको उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता है, वो इसका एब्स्ट्रैक्शन है। इसको मैं और आपको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, ठीक है, विथ प्रॉपर एग्जांपल। अभी मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया है इनका, ये दोनों है क्या, ठीक है। आपको मुझे बस इतना बताइए कि समझ में आया कि नहीं, कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। हाँ, आया सर, क्लियर है नहीं, ऐसा सर। झूठ, ऐसा झूठ नहीं बोलना है, बिल्कुल 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 क्लियर बोलिए, है ना, कि क्लियर नहीं है, आया क्लियर काम पर, कि बिल्कुल कि काम मेरे को कुछ नहीं आया, ऊपर से निकल गया, ऐसा बोल दो आपको, क्लियर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, क्लियर है। अगर क्लास क्लास में पढ़ना है तो बिल्कुल बेशर्मों के पढ़िए, है ना, तभी सीख पाएंगे। क्लियर है, बस वो थोड़ा सा प्रैक्टिस जितनी होगी उसमें और क्लियरिटी बढ़ेगी। है ना, कि सर मेरे को तो कुछ आया नहीं, आप तो फिर से समझाओ, मैं कुछ और ट्राई करूंगा। अगर आप नहीं बोल दोगे कि हाँ नहीं, मैं तो आ गया, तो फिर मैं तो समझा ही दूंगा फिर अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, बस इसके थोड़े से एक दो वो होंगे ना एग्जाम्पल और। मैं आपको एग्जांपल करके बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हाँ। अभी मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है इसका, ये है होते क्या है ये, ठीक है। हम्म। अगली बार आपको विद प्रोग्राम में आपको पूरा पूर्ण रूप से समझाऊंगा कि ये दोनों क्या होते हैं, ठीक है। हम्म। अच्छा, ऐसे एक एक बस 2 मिनट और लेते हैं, मैं आपको एब्स्ट्रैक्शन समझा देता हूँ, चलिए, ठीक है, कुछ नहीं करना, ये सब हटा देता हूँ मैं, ये सारे कमेंट्स हटा देता हूँ मैं आपको, इसी इसी में समझा देता हूँ आपको एब्स्ट्रैक्शन, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ये हटा दिया। हाँ, अब मुझे बताइए, आपको ये मेथड पता है, अपन ने ये मेथड बनाई है, ये कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर से हटा देते हैं, कोई काम का नहीं है, सुजीत भी हटा देते हैं, मैं रिकॉर्ड करते हैं।
ठीक है, चलिए ये मेथड तो आपको दिख रही है, राइट। दिख रही है ना? क्या ये क्या मेथड है? ये एक पब्लिक मेथड है एडिशन, जिसमें मैं क्या ले रहा हूँ, दो इंटीजर ले रहा हूँ, और वो दो इंटीजर अंदर जाके क्या होते हैं, ऐड होते हैं, और एक मैसेज प्रिंट होता है कि एडिशन ये आया है। सिंपल सी बात है, आ रहा है राइट। ना समझ में इतना? तो इस मेथड को इस मेन मेथड में मैंने कॉल किया। राइट। क्या किया है? कॉल किया। कॉल किया। अब मैं तो यहाँ क्या दे रहा हूँ, सिर्फ 10 और 20 दे रहा हूँ ना। क्या दे रहा हूँ मैं यहाँ पे? सिर्फ 10 और 20 दे रहा हूँ मैं, पैरामीटर दे रहा हूँ, एंड यूजर की तरह दे रहा हूँ, मतलब मैं जैसे मशीन को यूज कर रहा हूँ इस तरीके से दे रहा हूँ मैं। लेकिन क्या मुझे हम्म। पता है कि ये दो लाइन पीछे ही चल रही है? नहीं। नहीं ना। अगर मैं एक राइट। एंड यूजर की तरह सोचूं तो क्या मुझे पता है कि ये दो लाइनें भी पीछे चल रही हैं जब मैं 10 हम्म। और 20 डाल रहा हूँ? तो इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ये इम्प्लीमेंटेशन मुझे पता ही नहीं है कि ये दो 9 नंबर और 10 नंबर की लाइन एग्जीक्यूट होंगी जब मैं 10 और 20 के एंटर करूंगा और प्रोग्राम को रन करूंगा। इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, यानी डेटा हाइडिंग बोलते हैं शॉर्ट। ठीक है, ये समझ में आया? मुझे क्लियर। तो इतना पता है कि ये मेथड है, इसमें दो इंटीजर लेते हैं बस। मुझे तो इतना पता है कि एडिशन नाम का फीचर है, दो नंबर्स को ऐड कर देता है वो, बस इतना मुझे पता है। उसके वो पीछे क्या करता है मुझे कुछ भी नहीं पता। नहीं पता। और इस पूरी फंक्शनैलिटी को मैंने एक मेथड में क्लोज कर दिया है, इसको एनकैप्सुलेशन कहते हैं। और इसका इम्प्लीमेंटेशन मैंने छुपा लिया है, 9 नंबर और 10 नंबर नहीं पता लग रहा है कि वो यहाँ के क्या कर रही है। ठीक है, इसको एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा क्लियर हुआ आपको? हम्म। पक्का ना? हाँ, हो गया ना। हाँ ठीक, ऐसा ऐसा बोलना चाहिए सर, हाँ पक्का क्लियर हो गया है। ठीक पक्का है, क्लियर। और नेक्स्ट टाइम मैं आपको विद और ब्यूटीफुल एग्जांपल के साथ इसको क्लियर करूंगा। ठीक है, और अपन फिर अगले दो कंसेप्ट भी आगे पढ़ेंगे। कौन कौन से? हम्म। पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सब इंटरकनेक्टेड है आपस में। ठीक है, हम्म। एक से दूसरा चलता है, दूसरे से तीसरा चलता है, समझ लीजिए। तो ये सारे है ना, एक के फीचर बिना दूसरा काम नहीं करता। ये सारे हाँ फीचर सर, एक ही प्रोग्राम में आ जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये इनहेरिटेंस वाले के लिए दो क्लास लिखनी पड़ती है ओके अलग से। ओके। बाकी सब तो एक ही में आ जाएगा, लेकिन इसके लिए अलग से एक क्लास अलग लिखनी से पड़ेगी। ओके, हाँ मतलब मैक्सिमम हाँ आ जाता है, ठीक। हाँ हाँ, ठीक है, सर तो एक आज पे एक बार क्लोज करते हैं सर, है ना? बस एक क्वेश्चन हाँ और है, आप पीछे हाँ एक बार वो प्रोग्राम पे जाएंगे हाँ हाँ, क्विकली? बिल्कुल, पूछिए। अभी आपने जैसे एनकैप्सुलेशन बताया, नहीं एब्स्ट्रैक्शन हाँ। बताया, राइट? कि हम्म। मतलब जो आउटपुट, मतलब अब जो यूज़र को पता नहीं चलेगा कि कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, राइट? हम्म। तो अभी ये हम्म। प्रोग्राम में तो सब दिख रहा है, मतलब ऊपर वाला भी दिख रहा है, नीचे ये मतलब तो जैसे। आप देखिए देखिए, अब किसी भी प्रोग्राम को देखने के दो तरीके होते हैं। एक होता है आप प्रोग्रामर हैं, ठीक है, हम्म, और एक आप एंड यूजर हैं। एक आदमी ने एटीएम का प्रोग्राम लिखा है हाँ और एक राइट, आदमी एटीएम को यूज कर रहा है। करेक्ट, तो मैं यूजर के पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ, हाँ ठीक है, ओके, हम्म। डेवलपर के पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा हूँ। ठीक कि ठीक। ये एडिशन का जो फंक्शन है ये किसी जगह पे इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है, उसका लॉजिक ये लिखा हुआ है, और आदमी को, जो एंड यूजर है, उसको नहीं पता है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। इसके पीछे क्या है? ओके। उसको उसको एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। और क्योंकि ये पूरी फंक्शनैलिटी एक ही चीज में इनक्लोज्ड है, इसलिए इसको एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। यस यस, ठीक सर। ठीक है, ये ठीक ओके सर, ऑल क्लियर, ठीक ठीक ठीक। है ना? ओके सर, मैं इस प्रेजेंटेशन बंद कर रहा हूँ। ठीक। स्टॉप शेयरिंग।